वार से बाजारों में कोहराम मचा हुआ। ड्रैगन मंदी की गिरफ्त में है और इसके डर से 3 दिन के भीतर ही चीन में लगातार दूसरी बार 7% का लोअर सर्किट लगा। ड्रैगन की लपटों से हमारे बाजार भी झुलस गए। सेंसेक्स ने 500 पॉइंट से ज्यादा का गोता लगा दिया। निफ्टी भी 7600 के नीचे फिसल गया। किसी ने नहीं सोचा होगा कि नए साल में बाजार का हाल इतना बेहाल हो जाएगा। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में ही सेंसेक्स निफ्टी 4% से ज्यादा लुढ़क चुके हैं। सेंसेक्स में 1300 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है तो निफ्टी भी 400 पॉइंट टूट चुका है। निवेशकों के लाखों करोड़ एक झटके में हवा हो चुके हैं। इधर क्रूड भी 12 साल के निचले स्तर पर खिसक चुका है। चीन में युआन के डिवैल्यूएशन से करेंसी मार्केट में भी जंग छिड़ने के आसार हैं, यानी चिंता चौतरफा है। सवाल यह है कि क्या चीन की चुनौती का सामना करने के लिए हम तैयार हैं? क्या ये गिरावट बाजार में पैसा लगाने का बड़ा मौका है? तो चीन की चिंता बाजार को सता रही है और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े हैं। प्रकाश दीवान .in के प्रकाश दीवान और एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी। मयूरेश, क्या सलाह दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को इस माहौल में जो पैनिक है, ऐसे में तो घबरा कर आदमी अपनी इन्वेस्टमेंट की पोजीशंस भी एक बार बेचने के बारे में सोचेगा? नहीं, क्लियरली आई थिंक जो भी चाइना में हो रहा है और जैसे डिवैल्यूएशन हम देख रहे हैं, एक ऑब्वियस फियर फैक्टर स्ट्रीट पे बहुत ऑब्वियस हो गया है एंड क्लियरली आई थिंक इन्वेस्टर्स थोड़े घबराए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट एक्शन हैज टू बी टेकन। बट मुझे लगता है आई थिंक 2-3 ब्रॉड एस्पेक्ट्स समझनी चाहिए। आई थिंक जो चीन ने डिवैल्यूएट किया है, इट इज़ मोर टू डू ऑफ कंपल्शन और जो उनकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, आई थिंक इसको सपोर्ट करने के लिए इंडियन इकोनॉमी ऑन द कंपेरेटिव साइड अगर आप देखें तो इट्स मोर डोमेस्टिक ड्रिवन। कंसर्न्स हैं अपने कॉर्पोरेट अर्निंग्स को लेके, केपेक्स साइकिल को लेके, रिफॉर्म्स को लेके, बट जनरली आई थिंक इट इज मोर डोमेस्टिक लेड फॉर इंडिया। दूसरी बात अगर हम देखें तो जो चाइनीज इकोनॉमी है, $3.3 ट्रिलियन के उनके पास डॉलर रिजर्व्स हैं, तो कहीं ना कहीं आई थिंक द चाइनीज गवर्नमेंट और पीबीओसी कैन स्टार्ट यूजिंग दोज रिजर्व्स अगर कुछ डायर सिचुएशन हुई। कंपैरेटिवली आप इंडिया को कंपेयर करें प्रदीप जी तो अराउंड $351 बिलियन हैं इन टर्म्स ऑफ रिजर्व्स, लेकिन अपनी जो कॉर्पोरेट डेट है, जो ओवरसीज डेट हमने बोरो की है, दैट इज फार लेसर देन व्हाट द चाइनीज कॉर्पोरेट्स हैव प्रोबब्ली बोरोड ओवरसीज, और जो उनकी ओवरसीज डेट है, तो एक ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रहता है। तो मुझे लगता है आई थिंक एक ऑब्वियस रिएक्शन जो हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स को लेके, आई थिंक दोज रिएक्शंस विल प्रोबब्ली कम थ्रू। मार्केट्स थोड़े आई थिंक कंसोलिडेशन फेज में भी रहेंगे क्योंकि अर्निंग्स और केपेक्स साइकिल जिसे मैं कह रहा था, आई थिंक रिकवर होने की आसार दिख नहीं रहे एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। लेकिन क्लियरली आई थिंक एवरी सच डिक्लाइन आई थिंक क्वालिटेटिव स्टॉक्स आज की तारीख में मयूरेश फंडामेंटल्स की पड़ी किस है? इस समय तो आप देखिए सुबह उठ करके चाइना गिरता है, वहां सर्किट लग गया, उसको देख के सारे एशियन मार्केट गिर गए, उसको देख के यूरोप गिर गया, उसको देख के डाउ फ्यूचर्स गिर गया। तो अनिल, यहाँ तो पास ऑन द पार्सल चल रहा है, एक मार्केट दूसरे मार्केट को मंदी गिफ्ट कर रहा है। एक्चुअली प्रदीप, हो ये रहा है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, खासतौर से चीन में क्या हो रहा है। और ये हफ्ते जो कुछ चीन में हुआ लंबी छुट्टियों के बाद, पहले बात तो सब फंड मैनेजर्स छुट्टियों के मूड में थे और जब आए तो अचानक से चीन में नीचे का सर्किट लगा हुआ दिखा। अब दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि अब तक लोग ये मान रहे थे कि चीन की सरकार, चीन की अथॉरिटीज़ किसी भी तरह की मंदी से निपटने के जो खतरे जब भी सामने आएंगे वो कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे और एक्शन लेके अपने बाजारों को बचाने की कोशिश करेंगे, अपनी इकोनॉमी को बचाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो भरोसा फंड मैनेजर्स का था अब तक चीन पर, ये डगमगाता हुआ दिख रहा है क्योंकि 3 दिन में 2 बार सर्किट लगना छोटी बात नहीं है। तो अब पैसा निकालने की प्रोसेस जो चीन में होनी चाहिए, चूंकि चीन में हो नहीं पा रही, तो जहां से आप निकाल सकते हैं वहीं से निकाल रहे हैं। ये चल रहा है दुनिया में। लेकिन इस स्थिति में अगर आप देखें तो चीन से जो कुछ बन पड़ता है वो तो चीन ने किया ही है। अब पहले उन्होंने करीब 130 बिलियन युआन यानी करीबन $20 बिलियन सिस्टम में डाले। उसके बाद उन्होंने जो सोमवार को जब बाजार गिर रहा था तो लोग ये कह रहे थे कि इसलिए गिर रहा है कि वो 6 महीने का जो बैन था बड़े शेयर होल्डर्स के बेचने पर, वो हट जाएगा। तो अब आज तो देखिए उन्होंने अच्छे नियम बना दिए हैं। 3 महीने में 1% अगर आप इक्विटी बेचेंगे तो फिर कोई शेयर उसकी वजह से गिरेगा नहीं। अब तो प्रदीप, इसका मतलब ये हुआ कि हो गई, इतना उपाय करने के बाद भी अगर मामला कंट्रोल में नहीं आ रहा तो इसका मतलब बीमारी बढ़ी है। क्या हो सकता है कि आज शायद ये फैसला बाद में आया, बाजार तब तक वहां पे सर्किट लग चुका था, तो अब ये उम्मीद करें कि कल अब ये इस क्लैरिटी के बाद ये गिरावट कहीं थमेगी? नहीं, लेकिन इसमें भी एक बात हो रही है, अगर बड़े इन्वेस्टर्स को बेचने की इजाजत दी भी जा रही है तो भी कंडीशंस जो ऐसी हैं कि उसमें शायद वो बेच नहीं पाएंगे कि आपको पहले पूछना पड़ेगा, 15 दिन पहले बताना पड़ेगा, एक बार में आधा 1% से ज्यादा नहीं बेच पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये सब कुछ है कि आप खरीद तो लें, बाजार में एंट्री तो आप अपनी मर्जी से कर लें, निकल कर कब जाओगे ये हम डिसाइड करेंगे। अगर चीन के अथॉरिटीज ये मानकर चले कि हम डिसाइड करेंगे कि एफआईएस कब निकल कर जाएगी,
तो फिर तो बाजार रुकने वाला नहीं। जितने आप बाजार को आर्टिफिशियली रोकने की कोशिश करोगे, बाजार उतना ज्यादा गिरेगा। जी, पिछली बार तो उन्होंने 6 महीने के लिए रोका था प्रकाश, तब तो बाजार रुक गया था। नहीं, वो पहली बार हुआ था। जब बीमारी पहली बार डिटेक्ट होती है तो लगता है सॉल्यूशन जल्दी आ जाएगा, पर ये हाल ये है कि जैसे कोई ऑफिस में आग लगती है तो बाकी की भी बिल्डिंग में जो लोग हैं वो भी नीचे आ जाते हैं। जिस ऑफिस में लगी वहां तो लगी है। तो ये जो बाकी के मार्केट से जो पैसा बाहर निकल रहा है, ये जरूरी है होना। और हिंदुस्तान के मार्केट में पैसा तभी आएगा जब बाकी जगह से निकलेगा। हम ये कब से उम्मीद कर रहे थे कि चाइना के जगह हिंदुस्तान का मार्केट सुपीरियर है, हमारी जीडीपी ग्रोथ है, हमारा कंजम्पशन थीम है, पर वो पैसा डायरेक्ट नहीं कभी भी आता। तो पहले निकलेगा दूसरे मार्केट से जहां ओवरवेट है, जैसे अनुज ने खास कहा कि ऑलरेडी ओवरवेट लोग हैं वहां पे। जब तक वो अंडरवेट नहीं होते तब तक नए मार्केट में जा ही नहीं सकते। तो अब जो प्रक्रिया उसकी शुरू होगी तो उसको थोड़ा समय लगेगा। अगर आप पेशेंट हैं, ध्यान से धैर्य से इसको देखें, तो अगले 2-3 महीने में हो सकता है सारा पैसा हमारे यहाँ आ जाए। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये जो सेलिंग हो रही है वो दरअसल इमर्जिंग मार्केट फंड्स की ओर से हो रही है, और वो पूरा एक बास्केट है। तो वो चाइना भी बेचते हैं, वो इंडिया भी बेचते हैं। चाइना का वेटेज जितना है, जहाँ जितना पैसा वो वहाँ लगा पाए हैं, क्योंकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी हैं, तो चाइना का अपना मार्केट तो ज़्यादा लोकल है, हांगकांग के जरिए और इनडायरेक्टली जो भी वहाँ पे निवेश होता है। तो चूंकि वो चाइना को देखकर भी पूरा का पूरा ईएम मार्केट बेचते हैं, तो भारत में भी बिकवाली होती है। इसलिए ये तो डायरेक्ट कोरिलेशन है कि चाइना से पैसा निकल के यहाँ नहीं आएगा, चाइना से निकलेगा तो यहाँ से भी निकलेगा। और इस बार नए साल के जब शो हम कर रहे थे प्रदीप, तो कई अच्छे फंड मैनेजर से बात हुई। उनका ये कहना था कि शायद अब वक्त आ गया है, दुनिया भर में एफआईज जो विदेशी निवेशक हैं वो इस बारे में गंभीरता से सोचे कि आपको हिंदुस्तान को इमर्जिंग मार्केट्स में रखना चाहिए, अलग करके देखना चाहिए। क्योंकि चाइना, ब्राजील, वेनेजुला, ये इन सब की दिक्कतें अलग है। रशिया, ये कमोडिटी ड्रिवन मार्केट है, यहाँ पर कमोडिटीज के लिहाज से दिक्कत ज्यादा होती है। हिंदुस्तान में तो फायदा है, ये उल्टा है। इनफैक्ट यही बात एक फंड मैनेजर ने कहा कि ये तो भेलपूरी है, कि यहाँ पे पूरी अलग है और बाकी के कंटेंट्स अलग हैं, चटनी अलग है, ये आपको समझना चाहिए। तो एफआईआई को भेलपूरी की तरह समझते हैं, पूरा एक ही है। जबकि इंडिया, और आप जो कह रहे हैं कि ये एक तो हो ही नहीं सकते, आप पोर्टफोलियो ऐसा कैसे बना सकते हैं कि आपके जब 2 स्टॉक चले तो 2 गिरे, तो ये तो पोर्टफोलियो ही गलत बना है। कैसे आएगा? हाँ, 2008 तक चूंकि बहुत शानदार तेजी थी, दुनिया भर में बहुत पैसे छापे जा रहे थे, तो उस समय कुछ भी चल गया। जैसे अपने भारत में भी ऐसी स्थिति थी कि उस वक्त कोई फंड मैनेजर परफॉर्म नहीं कर पाते थे, मार्केट पे सब कुछ चल जाता था। जो लो क्वालिटी स्टॉक्स थे वो तो मल्टी बैगर हो गए थे। तो वो स्थिति थी और अब खत्म हो गई है। तो अब पता चल रहा है कि कौन कौन किस हालत में है, हकीकत निकल के सामने आ रही है। नहीं, एंड जस्ट टू ऐड टू दिस पॉइंट कि मार्केट ग्लोबली इमर्जिंग मार्केट्स में भी आप देखें तो एक कमोडिटी कंज्यूमर मार्केट होता है और एक कमोडिटी प्रोड्यूसर मार्केट रहता है। तो हम लोग उस कैटेगरी में जहाँ हम कंज्यूम कर रहे हैं, आज हम मेटल्स कंज्यूम कर रहे हैं, क्रूड कंज्यूम कर रहे हैं, प्रेशियस मिनरल्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें तो कोई चिंता होनी नहीं चाहिए। और जब ये मेक इन इंडिया का इतना बड़ा हम जब डंका बजा रहे हैं, तो जब चाइना में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो तो हमारे लिए एक एडवांटेज है, रिलेटिव एडवांटेज बेशक हो, उसको कैसे यूज करना क्या है, काफी उसमें इफ्स एंड बट्स रहेंगे, लेकिन चिंता की कोई बात वैसे नहीं होनी चाहिए। लेकिन मयूरेश किस हद तक सही है, अगर आप निफ्टी या सेंसेक्स को एक पोर्टफोलियो माने, तो उसमें अर्निंग्स किस हद तक दरअसल कमोडिटी के दाम के साथ या चाइना के साथ जुड़ी हुई है? नहीं, क्लियरली प्रदीप जी, अगर आप निफ्टी अर्निंग्स की बात करते हैं और अगर आप ग्लोबल प्ले बात करते हैं विद ग्लोबल कमोडिटीज जो अटैच्ड है कंपनीज, क्लियरली वहां पे दबाव देखने मिलेगा। और जैसे मैं पॉइंट ड्राइव कर रहा था, आई थिंक जो मैं कंपैरेटिव एनालिसिस दे रहा था, आई थिंक क्लियरली कॉर्पोरेट अर्निंग्स को टाइम लगेगा रिवाइव होने के लिए, केपेक्स साइकिल को टाइम लगेगा, क्योंकि काफी कंपनियों जो निफ्टी अर्निंग्स को सपोर्ट करती है, आईटी कंपनीज फॉर दैट मैटर, उसके अर्निंग्स वीक रहने की उम्मीद है Q3 Q4। बैंकिंग में अच्छी खासी एसेट क्वालिटी की सफाई हो सकती है अगले 2 क्वार्टर में, इसलिए बैंकिंग के अर्निंग्स वीक रह सकते हैं। कैपिटल गुड्स, हम केपेक्स साइकिल की बात कर रहे हैं रिवाइवल, लेकिन वो रिवाइवल हो नहीं रहा है क्योंकि प्राइवेट केपेक्स आ नहीं रहा है, वहां पे दिक्कतें हो सकती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आई थिंक सिलेक्टिव कंज्यूमर ड्यूरेबल नेम्स में वॉल्यूम डिग्रोथ की भी बातें चल रही है, वेयर देयर हैज बीन सम प्राइस एक्शन। नहीं, तो वो जो अभी हम कंजम्पशन की बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं वो रिजल्ट में नहीं दिखेगा आपको, कंज्यूमर डिमांड दरअसल नहीं बढ़ रही है, आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, क्लियरली आई थिंक कंज्यूमर डिमांड भी प्रदीप जी आई थिंक 2 तरीके से होता है। आई थिंक डिस्क्रिशनरी साइड एंड नॉन डिस्क्रिशनरी, जो वाइट गुड्स होते हैं और जो अलग किस्म के गुड्स होते हैं। तो क्लियरली आई थिंक जो वॉल्यूम ग्रोथ की हम उम्मीद लगा के बैठे थे पिछले कुछ क्वार्टर्स से, आई थिंक दैट इज नॉट प्रॉब्ली कमिंग थ्रू ऑब्वियस रीजंस। आई थिंक जो एमएसपी कम हुई है रेनफॉल की वजह से, आई थिंक जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम हुई है विच इज रिफ्लेक्टेड इन डिमांड गोइंग डाउन। तो एक नटशेल में मैं डालूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स नॉट कमिंग थ्रू ये एक रियलिटी है, मार्केट्स ने ये अपनी जस्टेशन में ले लिया
है और कहीं ना कहीं केपेक्स साइकिल भी एटलीस्ट 2 क्वार्टर्स रिवाइव नहीं होगा, ये भी जेस्टेशन में ले लिया। अभी मार्केट्स रिएक्ट करेगा इंटरनेशनल न्यूज पे, और जैसे प्रकाश कह रहे थे, आई थिंक आई वाज कंप्लीटिंग दैट पॉइंट व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, कि आई थिंक दिस कैन बी बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी लाइक इंडिया, क्योंकि वी आर मोर डोमेस्टिकली ड्रिवन रादर देन एक्सपोर्ट ड्रिवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पर वो अभी दिख नहीं रहा है, आप ये कह रहे हैं? अभी दिख नहीं रहा है, एंड इसलिए आई थिंक द मार्केट्स माइट लैंग्वेज। तो अगले कुछ महीनों के लिए आई थिंक मार्केट्स क्लियरली लैंग्वेज हो सकता है, नीचे जा सकता है, कंसोलिडेट हो सकता है। बट अगेन आई थिंक दिस इज द एंटायर थीसिस दैट वी आर ट्राइंग टू ड्राइव, कि अगर एक करेक्ट होता है करंट लेवल से 5%, 8%, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स रुके थे स्टॉक करेक्शन के लिए, आई थिंक दैट बिकम्स अ ड्रीम अपॉर्चुनिटी टू एंटर गुड क्वालिटेटिव स्टॉक्स। ओके प्रकाश, लेकिन ये क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि कंज्यूमर डिमांड तो उसके साथ से हिसाब से बढ़नी चाहिए, कहीं कहीं तो दिखाई दिया है। जैसे कि आप देखिए एविएशन ने बहुत जबरदस्त रफ्तार दिखाई है, सेलेक्टिवली शायद वाइट गुड कंपनीज में भी कहीं दिखाई दे रहा है, सेलेक्टिवली ऑटो में थोड़ा बहुत बीच बीच में दिखता है, ऐसा कह सकते हैं आप? नहीं बिल्कुल। सो जस्ट टू ऐड टू दैट, जैसे आप देखिए छोटी सी कंपनी थी बजाज फाइनेंस, आज इतनी बड़ी हो गई है, और वो सिर्फ काम क्या करती है, कंज्यूमर कि जो ड्यूरेबल्स या छोटी चीजें जो है इंक्लूडिंग फोन, उस पर भी लोन देते हैं। आज 52 वीक हाई पे है, आज के मार्केट में 52 वीक हाई बना रहे हैं। आप कोई कंपनी दूसरी लीजिए, मारुति है, अब वो येन के अप्रिसिएशन की वजह से जो एक नी जर्क रिएक्शन है, आज वो 5% नीचे है, लेकिन मारुति बिकना तो बंद नहीं हो जाएगी। सो दीज आर वेरी क्लियर अपॉर्चुनिटीज जहां कंजम्पशन वाली थीम में आप सेफ रहेंगे। जो कंपनी चाइना से compete कर रही है वहां पे आपको दिक्कत आ सकती है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी ऐसे भी बहुत कम हम लोग लेते हैं जब बाइंग करते हैं, तो मुझे नहीं लगता। कंसाई नेरोलैक बढ़िया पेंट कंपनी है, आज 52 वीक हाई पे है, क्रूड का भाव 12 साल में इतना नीचे जो गिरा है उसका फायदा पूरा पूरा उसको मिलना है। सो इट्स अ वंडरफुल मार्केट। बट हाँ, मार्केट अभी भी गिर सकता है, बिकॉज एज आई सेड, जब आग लगी है तो सभी लोग एक बार तो खाली करेंगे दुकान, और उसमें हो सकता है 7000 भी आ जाए पैनिक में या ओवर रिएक्शन में। बट जब भी नीचे आता है तो आप बाइंग का अपॉर्चुनिटी और बढ़ती हुई दिखेगी। हमने मई 2014 में 7250 पर 16 मई 2014 को 7250 पे क्लोजिंग दी थी, जिस दिन चुनाव के नतीजे आए थे। उसके बाद से लेकर इसका मतलब ये कि हम अब कितना बचे यहाँ, 300 पॉइंट ऊपर है वहाँ से, 250-300 पॉइंट निफ्टी पर अब। तो वो कभी भी एक दिन में भी निकल जाए, जिस तरह का माहौल है, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि 1.25 साल में हिंदुस्तान के मार्केट में कोई भी अच्छी चीज हुई नहीं। That is what shows the undervaluation of the market। तो वही अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने की। इतनी चीजें जो अच्छी हुई हैं, तो जो हम ये कह रहे थे ना कि देश की बैलेंस शीट सुधरी है, देश में पहली बार ढंग की पॉलिटिकल कैपिटल है जी, और काम होने की संभावना है, उन सबको बाजार देख ही नहीं रहा। फिर नहीं देख रहा है, पर जो आप निफ्टी की जब वो देखते हैं, निफ्टी की सिर्फ वैल्यू जो है उस पर देख रहे हो 50 कंपनी की है, बट जो बाकी का जो ब्रॉडर मार्केट अगर आप देखें तो वहां बहुत वैल्यू क्रिएशन है और वो चलते रहेगा। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। अपॉर्चुनिटी जितना नीचे जाता है उतना रिस्क रिवॉर्ड आपका इंप्रूव होते जाएगा, क्योंकि इंप्रूवमेंट का फैक्टरिंग अभी तक नहीं हुआ है। बिल्कुल, यानी ये जिसको हम कहते हैं कि स्टॉक पिकर्स मार्केट है, यानी ये ऐसा बाजार है जहां आप सही स्टॉक चुनेंगे तो मुनाफा कमाएंगे। इंडेक्स में निवेश करके शायद आपको अच्छे रिटर्न ना मिले, तो कौन से हैं वो स्टॉक्स जहां आपको दरअसल नजर रखनी चाहिए, और चूंकि रिस्क काफी ज्यादा है तो किस तरह उसको मैनेज करना चाहिए, ये भी जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर। चीन के डर से गिरते हुए बाजार में क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ। अनिल, ऐसे मार्केट में आपको एक बारगी लगेगा तो सही कि स्टॉक लेने चाहिए जो काफ़ी सस्ते हो गए हैं, जहां अब तक आप ऊपर के लेवल पर लेने को तैयार थे, तो अब 5-7-10% नीचे क्यों नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि अगर एक बड़ी मंदी होने वाली हो, बड़ी गिरावट आने वाली हो, ये सोच के लोग फिर रुक जाते हैं। फिर आपको पता कब चलता है, जब मार्केट यहाँ से रिकवर हो जाता है, वो स्टॉक फिर और रिकवर हो जाते हैं, तब आपको लगता है अरे बड़ा अच्छा मौका था। नहीं, दैट इज इन्वेस्टर साइकोलॉजी है, वो हमेशा रहेगी भी। बट मेरे हिसाब से अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहें और उनके लेवल्स को देखें, तो उस हिसाब से आंकलन करके अगर लेते जाएं तो इंडेक्स से कोई उसका लेना देना नहीं रहता। और हो सकता है जैसे निफ्टी मैं कह रहा था 7000 भी जा सकती है, और अगर 7000 भी जाती है तो हम तो वही स्टॉक्स लेंगे जो हमारे लेवल पे आते हैं। So that is exactly what we need to look at, कि स्टॉक स्पेसिफिक लेवल्स का ज़्यादा फोकस रखें, और निफ्टी से इनफैक्ट निफ्टी को देखिए ही मत, आप अपने स्टॉक्स को देखिए और उस हिसाब से लें। एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा, जैसे जब सब्जी लेने जाते हैं तो जो चीज़ महंगी होती है उस दिन आप कम लेते हैं, और जो चीज़ सस्ती होती है उस दिन ज़्यादा लेते हैं। पर ये नहीं है कि एक चीज़ महंगी है तो कुछ नहीं लेते हैं।
यू नो सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। अगर मार्केट गिर रही, निफ्टी गिर रही है, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आप जो चीज सस्ते में मिल रही है वो भी लेना बंद कर देंगे, या जो अच्छी चीज मिल रही है। सो आई थिंक इट्स मोर स्टॉक स्पेसिफिक इन सच कंडीशंस, और उसी से एक रिवाइवल आएगा, क्योंकि ये ट्रेंडिंग मार्केट नहीं रहेगा। नहीं, लेकिन मयूरेश, ऐसी सिचुएशन में क्या आप ये बात मानेंगे कि फिर लार्ज कैप दिग्गज शेयर अब सस्ते हो गए, ज्यादा आकर्षक हैं? क्योंकि मिड कैप शेयरों में जितनी तेजी हुई उतना करेक्शन हुआ नहीं, और दिग्गज शेयरों में करेक्शन अच्छा हो गया क्योंकि एफआईज की होल्डिंग वहां पर ज्यादा है, तो वहां खरीदारी करनी चाहिए, या फिर वो डर रहेगा कि एफआईज की होल्डिंग यहीं ज्यादा है, ये फिर से बेचने कभी आए तो क्या करेंगे? अब कैसे दिग्गज शेयरों को खरीदा जाए इस वक्त? नहीं, क्लियरली आई थिंक एक वो फियर फैक्टर हमेशा रहेगा, क्योंकि आई थिंक होल्डिंग्स एफआईज के आई थिंक लार्ज कैप्स और लार्ज मिड कैप्स में ही रहते हैं, जिसका मार्केट कैप शायद 1000 करोड़ या ज़्यादा हो, और जहाँ पे लिक्विडिटी हो। तो क्लियरली आई थिंक जो करेक्शन आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है मार्केट्स में, लुकिंग एट इंटरनेशनल कंडीशन। लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखते हैं, मिक्स ऑफ बोथ मिड कैप एंड लार्ज कैप्स, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी रणनीति हो सकती है। क्योंकि आई थिंक आई एम नॉट ओवरली कन्विंस कि जितने लार्ज कैप रिटर्न देंगे, आई थिंक मिड कैप्स अगर बॉटम अप अप्रोच से आप लेते हैं, क्वालिटेटिव रिटर्न्स आई थिंक कंबाइंड और ब्लेंडेड पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए ब्लेंडेड बॉटम अप अप्रोच मिड कैप्स के लिए, और लार्ज कैप्स प्रॉब्ली आई थिंक अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी, उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस आई थिंक अच्छी होती है। तो आई थिंक यू प्रॉब्ली शुड वेट फॉर लोअर लेवल्स, और बहुत स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप रहते हैं इन द लार्ज कैप, जहां पे करेक्शन काफी एविडेंट हो चुका है, और जहां पे अर्निंग्स रिकवरी अगले 6 से 8 क्वार्टर में आई थिंक आ सकती है इन वेरी सिग्निफिकेंट मैनर। मुझे लगता है आई थिंक अगर स्टॉक मार्केट डिक्लाइन होते हैं और ये स्टॉक्स डिक्लाइन होते हैं इन कोरिलेशन विद द सेम, आई थिंक अच्छा विकल्प होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो जो सेक्टर्स या स्टॉक्स वाकई यानी बहुत अट्रैक्टिव है, वहाँ पे कोई ना कोई बड़ी टेंशन है। जैसे आप देखिए मेटल इस समय बहुत अट्रैक्टिव है, तो वहाँ पे आपको चाइना की टेंशन है। बैंकिंग में पीएसयू बैंक्स खास तौर पे बहुत अट्रैक्टिव है, वहाँ पे एनपीए की टेंशन है। तो ऑटो अट्रैक्टिव है तो डीजल गाड़ियों पर बैन की टेंशन है। मतलब कहीं कहीं हर वक्त ये तो दिक्कत रहेगी है। एक्चुअली ऐसे में खरीदना मुश्किल काम भी है प्रदीप। तो मुझे जो समझ में आता है, कौन सी टेंशन ऐसी जो हम हैंडल कर सकते हैं। देखिए, चीन का क्या होगा, ग्लोबल अर्थव्यवस्था का क्या होगा, हमें पता नहीं। तो जो स्टॉक्स, जो सेक्टर्स ग्लोबली लिंक्ड है, वहाँ पर छोड़ दें, और जो हिंदुस्तान की स्टोरी में ज़्यादा हैं वो मेरे ख्याल से ले लेना उस हिसाब से फिर ज़्यादा सेफ है या कम रिस्की है, उसको ऐसा कहना चाहिए। तो हमारे यहाँ कंजम्पशन वाले स्टॉक्स, एफएमसीजी भले ठीक है, चलिए जीएसटी पास होने में वक्त लग जाए, अप्रैल 2017 से होगा, लेकिन होगा ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे थोड़ा ज़्यादा होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कंजम्पशन स्टोरी तो मैं वो खरीदूंगा। अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ इकोनॉमी में रिवाइवल आ सकता है, तो मैं यहाँ के इंफ्रा स्टॉक्स या कैपिटल गुड्स स्टॉक्स खरीदूंगा जिनकी बैलेंस शीट ठीक ठाक है। बजाय तो ऐसे में मुझे लगता है कि ग्लोबल एक्सपोजर वाली कंपनियां या जिन कंपनियों के विदेशी मुद्राओं में ज़्यादा कर्ज लिए हुए हैं, इनसे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और वो सारी कंपनियां जिनसे शायद हम कंपटीशन करते हैं। मयूरेश, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, तो एक बहुत लंबी लिस्ट बन गई जब हमने पता लगाने की कोशिश की कि कौन कौन से सेक्टर्स पे चाइना से सीधे कंपटीशन है या डंपिंग है। जैसे कि आप देखिए तो मेटल है, स्टील खास तौर पे, और दूसरे मेटल में भी ये दिक्कत आ रही है, टायर में आ रही है, पेपर में आ रही है, कई सारे केमिकल्स में आ रही है, अब ऑटो एंसिलरी की भी चर्चा हो रही है, कुछ हद तक टेक्सटाइल्स भी। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनको शायद आप ये सोचेंगे नहीं कि चाइना से इनका लेना देना है, लेकिन चाइना से डंपिंग हो रही है। कितना बड़ा खतरा है ये, और ऐसे स्टॉक्स फिर क्या अपने पोर्टफोलियो में आप रखेंगे? क्लियरली जैसे आप देख रहे हैं, आई थिंक विद द चाइनीज डिवैल्यूएशन इमर्जिंग मार्केट करेंसीज भी वीकन होगी, और क्लियरली आई थिंक जो एक्सचेंज वॉर्स हम बात कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, स्पेसिफिकली मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स की अगर भारत के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो यस देयर माइट बी सम अमाउंट ऑफ पेन एटलीस्ट वेयर FY16 इज कंसर्न। तो जैसे हम मेटल स्टॉक्स की बात कर रहे हो, जैसे आप टायर स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, आई थिंक वहाँ पे बिल्कुल दिक्कतें हो सकती है। एंड अगेन आई थिंक जो लेवरेज बैलेंस शीट्स है, जैसे अनिल जी भी बता रहे थे, फॉर एग्जाम्पल टाटा स्टील जिसकी एक लेवरेज बैलेंस शीट है, टाटा मोटर्स अगेन जहाँ पे चाइना एक्सपोजर है और एक क्लियर सेंटिमेंटल ड्रॉप डाउन दिख रहा है। मुझे लगता है आई थिंक जो डोमेस्टिक ड्रिवन थीम्स हैं, एंड अनिल जी ने राइटफुली कहा है, आई थिंक जो केपेक्स रिवाइवल थीम्स हैं ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आई थिंक इमीडिएट रिवाइवल होगा, बट अगर FY17 में रिवाइवल भी होता है, आई थिंक द अर्निंग्स विल स्टार्ट कमिंग थ्रू फॉर अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज। दूसरी बात, आई थिंक जो आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात कर रहे हैं, वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है। मेटल स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स की आप बात करें अपस्ट्रीम, वहां पे भी वैल्यूएशंस बहुत
अट्रैक्टिव हैं, बट क्या अर्निंग्स रिकवरी आएगी? आई थिंक यू शुड स्टिल वेट फॉर रिजल्ट, जो मुझे लगता है काफी वीक रहेंगे, एंड देन प्रॉब्ली टेक अ कॉल। जहां पे अर्निंग्स नंबर्स आने चालू हो जाते हैं अच्छी तरह से, आई कैन वी कैन रिवाइज आवर पोर्टफोलियो एंड रिविजिट दी स्टॉक्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन तब तक आई थिंक जो डोमेस्टिकली ड्रिवन स्टॉक्स हैं, जहां पे अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी अच्छी हो सकती है, आई थिंक दो स्टॉक्स कैन। बिल्कुल, लेकिन तो यहाँ पे दिक्कत कैसी होती है अनिल की? पहले ये अट्रैक्टिव बाई थे, पीएसयू बैंक्स किसी ने ले लिया, फिर वो स्क्रीमिंग बाई हो गए, बिकॉज यू बाई एंड यू स्क्रीम, क्योंकि उसके एनपीए कब तक खत्म होंगे पता ही नहीं चलता। तो ये जो स्पाइरल जा रहा है, तो फिर बचा क्या हमारे पास? अब प्योर डोमेस्टिक सेक्टर के नाम पे लोग आजकल होटल ले रहे हैं, लोग आजकल सोलर पावर वाली कंपनियां खरीद रहे हैं। ये प्रकाश कितना दरअसल लॉजिकल फंडामेंटल है? नहीं, देखिए हिंदुस्तान में रोड बनेंगी, ब्रिज बनेंगे, कंस्ट्रक्शन होगा, सीमेंट बिकेगा, इसमें कोई इंटरनेशनल कोई एंगल ही नहीं है। जूते लोग लेंगे, कपड़े लोग लेंगे, तो ये सब तो चलेगा चले। सो वेरी क्लियरली कंजम्पशन में भी आप जहाँ पे चाइना से डंपिंग या कंपटीशन नहीं होता, या करेंसी का जैसे कहा कोई कर्जे की कोई बात नहीं होती, तो बहुत बड़ी सूची है और वहाँ पे ही फोकस रखेंगे तब भी अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन सकता है। ओके, तो आप एक ड्रैगन मुक्त पोर्टफोलियो बनाएं जिसपे चाइना का कोई असर ना पड़ता हो। इसके लिए काफ़ी सारे टिप्स हमारे एक्सपर्ट्स ने दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का लेंगे इजाज़त। नमस्कार।